नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, आज क्लास संख्या 10 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नई कहानी। नई कहानी का सबसे पहले शब्द का प्रयोग, नई कहानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर पूछा जाए किसने किया, दुष्यंत कुमार ने किया। और कौन सी कहानी से नई कहानी का आरंभ मानना चाहिए या प्रारंभ मानना चाहिए, वो कहानी है परिंदे। परिंदे 1956 में लिखी गई और इसके रचनाकार निर्मल वर्मा है। इसी से नई कहानी का आरंभ माना जाता है। और ये मत किसने दिया था? ये मत दिया था डॉक्टर नामवर सिंह ने और इनका मत सर्वमान्य माना गया। उसी से सभी विद्वानों ने क्या माना है? नई कहानी का आरंभ माना है या नई कहानी की शुरुआत माना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, देखते हैं नई कहानी। आज की क्लास संख्या 10 है। इसके पहले कहानी विधा की 9 क्लास हो चुकी है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, नई कहानी। नई कहानी। अगर समय की बात करें तो इसका समय माना जाता है 1950 से 1960 तक। 1950 से 1960 तक। चलिए शुरू करते हैं क्लास। नई कहानी शब्द के सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अगर आपसे पूछ लिया जाए नई कहानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो किसने किया है? दुष्यंत कुमार ने। तो लिखना शुरू करें दोस्तों। अब नई कहानी शब्द का नई कहानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग नई कहानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया। दुष्यंत कुमार ने किया। नई कहानी का आरंभ नई कहानी का आरंभ निर्मल वर्मा द्वारा रचित निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे। परिंदे। और ये कब है? 1956 से माना जाता है। से माना जाता है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित। निर्मल वर्मा क्या है? रचनाकार है। और रचना कौन सी है? परिंदे। परिंदे से ही नई कहानी का आरंभ माना जाता है। इससे सभी विद्वान सहमत हैं। इससे सभी विद्वान सहमत हैं।
यह मान्यता सबसे पहले यह मान्यता सबसे पहले डॉक्टर नामवर सिंह ने की। यदि डॉक्टर नामवर सिंह ने दी। ध्यान दीजिएगा, इसमें हर लाइन में, हर पंक्ति में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। नई कहानी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस लाइन में छुपा हुआ है। पहली बात, नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1950 से। आपसे पूछ सकता है नई कहानी की समय सीमा क्या है, तो क्या है? 1950 से 1960। नई कहानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? दुष्यंत कुमार ने किया। नई कहानी का आरंभ निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे का समय क्या है? 1956 ईस्वी से माना जाता है। नई कहानी का आरंभ किस कहानी से माना जाता है? परिंदे से माना जाता है। इससे सभी विद्वान सहमत हैं। यह मान्यता सबसे पहले किसने दी? नई कहानी परिंदे से मानी जाए, ये मान्यता सबसे पहले किसने दी? किसने दी है? डॉक्टर नामवर सिंह ने दी। आइए अब देखते हैं नई कहानी से क्या तात्पर्य है। तो नई कहानी की परिभाषा को देख लेते हैं, किसने क्या कहा है। नई कहानी से तात्पर्य, नई कहानी से तात्पर्य क्या अर्थ है, इससे क्या समझना चाहिए? ये प्रयोगवाद से प्रेरित होकर, ये प्रयोगवाद से प्रेरित होकर ये प्रयोगवाद से प्रेरित होकर 1950 ईस्वी के आसपास 1950 ईस्वी के आसपास 1950 ईस्वी के आसपास राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा के आसपास राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा एवं मोहन राकेश द्वारा कहानी के शिल्प भाषा शैली वर्ण विषय आदि क्षेत्रों में नवीन प्रयोग किए गए।
आदि क्षेत्रों में नवीन प्रयोग किए गए। नवीन प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों के कारण ही इन प्रयोगों के कारण ही इन प्रयोगों के कारण ही नई कहानी का प्रवर्तन हुआ। नई कहानी का प्रवर्तन हुआ या जन्म हुआ। नई कहानी से तात्पर्य मतलब नई कहानी से आप क्या समझते हैं? तो नई कहानी ये प्रयोगवाद से प्रेरित होकर के 1950 ईस्वी के आसपास राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा एवं मोहन राकेश द्वारा कहानी के शिल्प, भाषा शैली, वर्ण विषय आदि क्षेत्रों में नवीन प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों के कारण ही नई कहानी का जन्म हुआ या प्रवर्तन हुआ। अब आइए देखते हैं, परिभाषा के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं किसने क्या कहा। ये इसमें जितनी परिभाषाएं लिखाएंगे, हम ज्यादा परिभाषाएं नहीं लिखाएंगे, 2 से 3 परिभाषाएं ही लिखाएंगे। वो परिभाषाएं आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक याद करना है। वो परिभाषाएं कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो आइए देखते हैं नई कहानी की परिभाषाएं। नई कहानी की परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कमलेश्वर की परिभाषा। इसकी कमलेश्वर। चलिए देखते हैं इनकी परिभाषा। नई कहानी से हमारा तात्पर्य नई कहानी से हमारा तात्पर्य नई कहानी से हमारा तात्पर्य उस नई संचेतना से है, उस नई संचेतना से है नई कहानी से हमारा तात्पर्य उस नई संचेतना से है जो आज संपूर्ण जीवन की विडंबना को जो आज संपूर्ण जीवन की विडंबना को ग्रहण कर उसे
ग्रहण कर उसे रचना के स्तर तक पहुंचाने में समर्थ है। रचना के स्तर तक, रचना के स्तर तक पहुंचाने में समर्थ। नई कहानी से हमारा तात्पर्य उस नई संचेतना से है जो आज संपूर्ण जीवन की विडंबना को ग्रहण कर उसे रचना के स्तर तक पहुंचाने में समर्थ है। नई कहानी अंधेरे की चीख नहीं, नई कहानी अंधेरे की चीख नहीं, नई कहानी अंधेरे की चीख नहीं, अंधेरे की खोज है। अंधेरे की खोज है। पेज भर गया है दोस्तों। अगली परिभाषा अगले पेज पर देखेंगे। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नई कहानी का प्रारंभ कब से कब माना जाता है, इसकी समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा है 1950 से 1960। नई कहानी शब्द के सबसे पहले प्रयोग किसने किया, या नई कहानी शब्द के सबसे पहले प्रयोक्ता कौन है? तो कौन है? दुष्यंत कुमार। नई कहानी का आरंभ निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे 1956 से माना जाता है। इससे सभी विद्वान सहमत। और यह मान्यता सबसे पहले किसने दिया? वो दिया था डॉक्टर नामवर सिंह ने। नई कहानी से तात्पर्य क्या है? ये प्रयोगवाद से प्रेरित होकर के 1950 ईस्वी के आसपास राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा एवं मोहन राकेश द्वारा कहानी के शिल्प, भाषा शैली, वर्ण विषय आदि क्षेत्रों में नवीन प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों के कारण ही नई कहानी का प्रवर्तन हुआ। नई कहानी की परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले हमने कमलेश्वर की परिभाषा देखी, और ये नीचे वाली लाइन जो हमने लिखी है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अंधेरे की चीख नहीं, अंधेरे की खोज है। किसने कहा नई कहानी के बारे में? कमलेश्वर ने कहा। पूरी परिभाषा ना देकर के केवल ये ही लाइन कई बार पूछा है, अंधेरे की चीख नहीं, अंधेरे की खोज है। नई कहानी के संदर्भ में ये कथन किसका है? किसका है? कमलेश्वर का। पूरा कथन इनका देख लेते हैं। नई कहानी से हमारा तात्पर्य उस नई संचेतना से है जो आज संपूर्ण जीवन की विडंबना को ग्रहण कर उसे रचना के स्तर तक पहुंचाने में समर्थ है। नई कहानी अंधेरे की चीख नहीं, अंधेरे की खोज है। ये किसने कहा है? कमलेश्वर ने। दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। हो गया? चलो अगली परिभाषा मार्कंडेय की है। किसकी है? मार्कंडेय। इन्होंने क्या कहा है?
नई कहानी से हमारा मतलब, नई कहानी से हमारा मतलब नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक, जो सच्चे अर्थों में नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी, जो जीवन के लिए उपयोगी। नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण होने के साथ और महत्वपूर्ण होने के साथ और महत्वपूर्ण होने के साथ जीवन के नए पहलू के साथ जीवन के नए पहलू पर प्रकाश डालती है, पर प्रकाश डालती है। नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ जीवन के नए पहलू पर प्रकाश डालती है। ये किसका कथन है? ये कथन है मार्कंडेय का। नई कहानी के प्रति ये किसका कथन है? मार्कंडेय का। नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ जीवन के नए पहलू पर प्रकाश डालती हैं। अगली परिभाषा देख रहे हैं हम किसकी? राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव, आइए इनकी परिभाषा को देखें। इन्होंने क्या कहा नई कहानी के बारे में? तो लिखिए 1955 के बाद की कहानियों में, 1955 के बाद की
कहानियों में कलात्मकता शब्द सही से फूट नहीं रहा है जुबान से। कलाधन आत्मकता, तो क्या हो जाता है? कलात्मकता। कलात्मकता, कलात्मकता के प्रति, कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द आपको क्लियर रहता है लेकिन बोलने में जीभ साथ नहीं देती। तो मेरे साथ भी वही घटित हो जाता है कि शब्द क्लियर रहता है लेकिन बोलने में जीभ थोड़ा सा साथ नहीं देती। तो यहाँ पर कलात्मकता हो जाता है, कलात्मकता। ठीक, ये क्या है? कलात्मकता है। एक बार अगर आप बोल लिए तो फिर बोल सकते हैं। 1955 के बाद की कहानियों में कलात्मकता के प्रति आग्रह के साथ साथ आग्रह के साथ साथ 1955 के बाद की कहानियों में कलात्मकता के प्रति आग्रह के साथ साथ जीवन के अनछुए पहलुओं का भी जीवन के अनछुए जीवन के अनछुए पहलुओं का भी चित्रण परिलक्षित होता है। जीव के साथ साथ जीवन के अनछुए पहलुओं का भी चित्रण परिलक्षित होता है। एक बार परिभाषा चेक कर लेने दीजिए, उसके बाद लिखिए। 1955 के बाद की कहानियों में कलात्मकता के प्रति आग्रह के साथ साथ जीवन के अनछुए पहलुओं का भी चित्रण परिलक्षित होता है। ठीक है। एक नवीन दृष्टिकोण को लेकर एक नवीन दृष्टिकोण को लेकर एक नवीन दृष्टिकोण को लेकर चलने वाली ये सभी कहानियां नई कहानी के अंतर्गत आती हैं। ये सभी कहानियां नई कहानी के अंतर्गत आती हैं। चलिए, अब राजेंद्र यादव की परिभाषा को आप लोग लिख सकते हैं। 1955 के बाद की कहानियों में कलात्मकता के प्रति आग्रह के साथ साथ जीवन के अनछुए पहलुओं का भी चित्रण परिलक्षित होता है।
एक नवीन दृष्टिकोण को लेकर चलने वाली ये सभी कहानियां नई कहानी के अंतर्गत आती हैं। ये किसका कथन है? यह है राजेंद्र यादव का कथन। इसके बाद फिर हम नई कहानी को दो भागों में विभाजित कर लेंगे। ग्रामीण अंचल में लिखी गई कहानी और नगर बोध पर लिखी गई कहानी, इसको दो भागों में विभाजित कर लेंगे और इसके रचनाकार को भी हम लोग विभाजित कर लेंगे और देख लेंगे कि ग्रामीण अंचल पर लिखने वाले कहानीकार कौन है और नगर बोध पर लिखने वाले कहानीकार कौन है। तो आइए देख लेते हैं। नई कहानी का वर्गीकरण। नई कहानी का वर्गीकरण। ग्रामीण अंचल की कहानियां, नगर बोध की कहानियां। तो एक तरफ लिख लें ग्रामीण ग्रामीण अंचल की कहानियां और दूसरी तरफ लिख लें नगर बोध की कहानी। नगर बोध की कहानी। ग्रामीण अंचल की कहानियां, नगर बोध की कहानी। तो ग्रामीण अंचल में कौन कौन आएंगे? शिव शेखर और फणीश्वरनाथ रेणु और मार्कंडे। तो आइए लिखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह और कौन है? मार्कंडे शेखर जोशी। ये चार लोग किसमें हैं? ये हैं ग्रामीण अंचल की कहानियों में। ठीक, फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे, शेखर जोशी। चलो इनको दोबारा हम क्रम से नहीं करवाएंगे, यहीं पर इनका समय भी लिख देते हैं। 1931 से 1921 से 1977, 1921 से 1977 इनका समय है। 1921 में जन्म हुआ, 1977 में निधन हो गया। शिव प्रसाद सिंह की बात करें 1928 में जन्म,
1928 में जन्म और निधन इनका हुआ 1988 में। मार्कंडेय की बात करें तो 1930 में जन्म, 1930 में जन्म, 2010 में निधन। और इसके अलावा शेखर जोशी की बात करें तो 1932 में जन्म हुआ, ठीक। इनका आरोही क्रम भी लग गया और आपको ये भी पता चल गया कि ग्रामीण अंचल से संबंधित कहानीकार कौन है। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु है, शिव प्रसाद सिंह है, मार्कंडेय है, शेखर जोशी। इसके अलावा हम देखेंगे नगरबोध की कहानियों, तो इसमें कौन आते हैं, इनका केवल नाम लिखेंगे, आरोही क्रम हम बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर ये लोग पूरी तरह समाहित नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर हमें सम्मिलित करने के लिए क्या करना होगा, फिर अगले पेज पे जाना होगा। और जब हम नगरबोध की कहानियां प्रारंभ करेंगे तो वहां पर हम इनका क्रम लिखवाएंगे तो आप लोगों को भी ज्यादा सुटेबल और ज्यादा आरामदायक होगा। तो आइए केवल यहाँ नाम जान लेते हैं इनका। इनमें है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। केवल अभी नाम आप लोग लिख लीजिए, इनका क्रम जब नगरबोध की कहानियां करवाएंगे तो वहां करवाएंगे। मन्नू भंडारी, असगर बजाहत, असगर वजाहत, रामदरस मिश्र, नरेश मेहता, रामदरस मिश्र, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, उदय प्रकाश, रघुवीर सहाय, मृणाल पांडे, चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। मार्कंडेय ने क्या कहा नई कहानी के लिए? उन्होंने कहा है नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण होने के साथ जीवन के नए पहलू पर प्रकाश डालती है। ये किसका कथन है? ये कथन है मार्कंडेय का। राजेंद्र यादव जी नई कहानी के बारे में क्या कहते हैं? 1955 के बाद की कहानियों में कलात्मकता के प्रति आग्रह के साथ साथ जीवन के अनछुए पहलुओं का भी चित्रण परिलक्षित होता है। एक नवीन दृष्टिकोण को लेकर चलने वाली ये सभी कहानियां नई कहानी के अंतर्गत आती हैं।
नई कहानी का वर्गीकरण फिर हमने किया। ग्रामीण अंचल की कहानियां में कौन कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे, शेखर जोशी। इनको याद रखना है आपको, और ऐसे भी याद कर सकते हो, फाड़े शिव मारे शेखर, फाड़े शिव मारे शेखर। मतलब फाड़े से क्या हो जाएगा? फणीश्वरनाथ रेणु, शिव से शिव प्रसाद सिंह, मारे से क्या हो जाएगा? मार्कंडे, और शेखर से शेखर जोशी। तो फाड़े शिव मारे शेखर, अगर आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और 4 ही लोग हैं, आसानी से आप लोग याद कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। ग्रामीण नई कहानी का वर्गीकरण में ग्रामीण अंचल में सम्मिलित कहानीकार कौन है? तो ये 4 हैं, याद रखना। हो गया दोस्तों। इसके बाद नगर बोध की कहानी। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, असगर वजाहत, रामदरस मिश्र, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, उदय प्रकाश, रघुवीर सहाय, मृणाल पांडे, ये नगर बोध कहानीकार हैं। ठीक, आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए देख लेते हैं विशेषता। ग्रामीण अंचल की कहानियां या विशेषता। ग्रामीण अंचल लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, ग्रामीण अंचल की कहानियों की विशेषता, की कहानियों की विशेषता। तो ज्यादा विशेषता नहीं है, एक पे लिख लीजिए, ग्रामीण जनजीवन, ग्रामीण संस्कृति का चित्रण। ग्रामीण जनजीवन, ग्रामीण संस्कृति का चित्रण। ग्रामीण जनजीवन, ग्रामीण संस्कृति का चित्रण। आंचलिक भाषा शैली। आंचलिक भाषा शैली। मानव जीवन के सभी पक्षों का चित्रण। मानव जीवन के सभी पक्षों का चित्रण, ये इसकी विशेषता रही। ग्रामीण जनजीवन, ग्रामीण संस्कृति का चित्रण, आंचलिक भाषा शैली, मानव जीवन के सभी पक्षों का चित्रण, ये किसकी विशेषता रही? ग्रामीण अंचल की कहानियों की विशेषता रही। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले
फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में। फणीश्वरनाथ रेणु। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1921 ईस्वी, जन्म 1921 ईस्वी, फारबिसगंज, फारबिसगंज अरिया बिहार। और निधन इनका कब हुआ था? 1977। निधन कब हुआ? 1977। प्रथम कहानी इनकी है वट बाबा। प्रथम कहानी की बात करें तो कौन सी है? वट बाबा। वट बाबा। और ये किसके अनुसार है? ये है डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार। और यही सर्वमान्य मत भी है। अगर आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि फणीश्वरनाथ रेणु की प्रथम कहानी कौन सी है, तो कौन सी बताना है? वट बाबा। एक मत और है, वो है निर्मल वर्मा का। उन्होंने क्या माना है? पार्टी का भूत। वट बाबा का समय लिख लीजिएगा 1944। क्या है? 1944। यहाँ नहीं लिखा हमने, 1944 लिख लीजिएगा। और प्रथम कहानी पार्टी का भूत किसने माना है? निर्मल वर्मा ने। तो लिख लीजिए पार्टी का भूत। पार्टी का भूत। और ये कब है? ये है 1945 में। 1945 में निर्मल वर्मा के अनुसार। निर्मल वर्मा के अनुसार। किसके अनुसार? निर्मल वर्मा के अनुसार। आज के हमारे पहले रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। जन्म की बात करें 1921 ईस्वी, फारबिसगंज अरिया बिहार। निधन 1977 में। प्रथम कहानी इनकी कौन सी है? वट बाबा। वट बाबा का समय क्या है? 1944। और ये किसके अनुसार है? डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार है। और यही सर्वमान्य भी है। पार्टी का भूत निर्मल वर्मा के अनुसार है। और पार्टी का भूत कब है? 1945 में। फणीश्वरनाथ रेणु के कहानी संग्रह आइए देखते हैं। कहानी संग्रह। कहानी संग्रह की बात करें तो ठुमरी, उन्नीस में।
आदिम रात्रि की महक, आदिम रात्रि की महक 1967 में। अग्निखोर, अग्निखोर 1973 में। एक श्रावणी दोपहर की धूप, एक श्रावणी दोपहर की धूप, एक श्रावणी दोपहर की धूप, और ये है 1984 में। अच्छे आदमी 1986 में। अच्छे आदमी, और ये कब है? 1986 में। चलिए, कहानी संग्रह कौन कौन सा है इनका? ठुमरी, आदिम रात की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। ठुमरी 1959 में है, आदिम रात की महक 1967 में, अग्निखोर 1973 में, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 में, अच्छे आदमी 1986 में। ये किसका काव्य संग्रह है? ये काव्य संग्रह है फणीश्वरनाथ रेणु का। इतना आप लोग लिख लीजिए। फिर आइए देखते हैं, 5 काव्य संग्रह है, जिसमें से हमको 2-3 के तो देखने ही होंगे, जो इसमें कहानियां सम्मिलित हैं, संकलित हैं। उन कहानियों को जो मुख्य मुख्य हैं उनको देख लेते हैं। हो गया दोस्तों? आओ बढ़ते हैं आगे। फणीश्वरनाथ रेणु उपन्यास की दृष्टि से, कहानी की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे। ठुमरी 1959 में है। ठुमरी कब है? 1959 में। इसमें कौन कौन सी कहानियां संकलित है? 3 बिंदियां, 3 बिंदियां, रसप्रिया, 3 बिंदियां, रसप्रिया, तीर्थोदक, तीर्थोदक, ठेस। अगली कहानी कौन सी है? ठेस, नित्य लीला, नित्य लीला, तीन बिंदियां, रसप्रिया, तीर्थोदक,
ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, पंचलाइट, सिर पंचमी का शकुन, सिर पंचमी का शकुन, सिर पंचमी का शकुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफान, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, एक कहानी और इसमें लिख लीजिए, लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम, ये हो गया ठुमरी के अंतर्गत संकलित कहानी। इसके अलावा देखते हैं कौन सा, आदिम रात्र की महक, आदिम रात्रि की महक, आदिम रात्रि की महक, ये कब है, 1967 में। इसमें कौन कौन से संकलित हैं, सवदिया जाहिद अली, सवदिया जाहिद अली, जाहिद अली, टेबल, टेबल, अक्ल और भैंस, अक्ल और भैंस, अक्ल और भैंस। अगला कहानी संग्रह है अग्निखोर, और ये कब है, 1973 में। अग्निखोर कब है, 1973 में। आइए देखते हैं इसमें कौन सी है, अग्निखोर रेखाएं वृत्तचक्र, रेखाएं वृत्तचक्र,
भित्ति चित्र की मयूरी, भित्ति चित्र की मयूरी, शीर्षकहीन, शीर्षकहीन, अग्निसंचालक, अग्निसंचालक। ये महत्वपूर्ण है, जितनी कहानियां हमने लिखवाई हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और जो कहानियां महत्वपूर्ण है लिख लीजिए। अन्य चर्चित कहानियां, अन्य चर्चित कहानी, ये तो महत्वपूर्ण है ही। जो कहानी लिखाई गई है इनको दोबारा हम नहीं लिखवा रहे हैं, नहीं तो फिर से लिखवाना पड़ेगा। तीसरी कसम मारे गए गुलफाम, लाल गप का शीर्षक मारे गए गुलफाम, गप का शीर्षक पंचलाइट, रसप्रिया। रसप्रिया तो एक बार हमने लिखवा दी, फिर दोबारा लिखवाना पड़ेगा। इनकी चर्चित कहानियां जो हैं, तो जो हमने नहीं लिखवाया है, जो कहानी इसमें नहीं सम्मिलित की है, केवल उन कहानियों को सम्मिलित कर रहे हैं। और ये जितनी कहानी इस पर लिखवाए हैं वो महत्वपूर्ण है, उनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर दोबारा लिखवाएंगे तो क्रम खो जाएगा और आप लोगों को याद करने में भी दिक्कत होगी। आइए उन कहानियों को लिखवाते हैं जो कहानियां नहीं लिखवाए, इसमें नहीं सम्मिलित किए। तो सबसे पहले लिखिए गप का शीर्षक, गप का शीर्षक, ये इनकी चर्चित कहानी रही है। इसके अलावा ये चर्चित है, अभी इसमें हम करवाते तो तीसरी कसम मारे गए गुलफाम को भी इसमें लिखवाना पड़ता, तो हम दोबारा नहीं करवा रहे हैं, समय बचा रहे हैं अपना भी और आप लोगों का भी। ठीक, जलवा, जलवा को भी याद रखना आप लोग। इसके अलावा कस्बे की लड़की, कस्बे की लड़की, रत्नी, इसको अग्नि संचारक करिएगा, अग्नि संचालक नहीं अग्नि संचारक। रत्नी अग्नि संचारक लिख ही रखा है। इसके अलावा और कौन सी है, जय, जय। इन कहानियों को आपको याद रखना है। ठुमरी में संकलित कहानियां कौन कौन सी हैं? तीन बिंदियां, रसप्रिया, तेरफोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का शकुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम। आदिम रात्रि की महक 1967 में है। संवदिया, जाहिद अली, टेबुल, अकला और भैंस किसमें सम्मिलित है? आदिम रात्रि की महक में। अग्निखोर में अग्निखोर है, रेखाएं चक्र, भित्ति चित्र की मयूरी, शीर्षकहीन, अग्नि संचारक। इसके अलावा अन्य चर्चित कहानियां कौन सी हैं? गप का शीर्षक, जलवा, कस्बे की लड़की, रत्नी, जय। इन सबको याद रखना है। इन सबको अगर चर्चित कहानियां ये भी हैं, इसको यहाँ पर नहीं लिखवाया गया है,
केवल जो इसमें छूट गई थी उनको करवा दिया गया है। ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए सबसे पहले इनके जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उनका वर्ण विषय हम लोग देखेंगे, और वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इसका समय कब है? 1957। संपादक कौन है इसके? नर्मदेश्वर। संपादक की बात करें तो कौन है? नर्मदेश्वर। अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित। नर्मदेश्वर अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित। हीरामन एवं हीराबाई के प्रेम का चित्रण। इसमें क्या है? हीरामन हुआ हुआ क्या? यूं करिए, एवं हीराबाई के प्रेम का चित्रण। हीराबाई के प्रेम का चित्रण। कथा का क्षेत्र पुड़िया जिला। कथा का क्षेत्र पुड़िया जिला। हीरामन द्वारा ली गई 3 कसम लिख लीजिए। कभी कभी ये कसम भी पूछ लेता है। तो हीरामन द्वारा हीरामन द्वारा ली गई 3 कसम। चोर बाजारी का माल नहीं ढोने की कसम। नंबर 1, चोर बाजारी चोर बाजारी का माल नहीं ढोने की कसम। चोर बाजारी का माल नहीं ढोने की कसम। बांस की लदनी नहीं लादने की कसम। दूसरी कसम क्या थी? बांस की लदनी नहीं लादने की कसम। नहीं
लादने की कसम, बांस की लदनी नहीं लादने की कसम। फारबिसगंज के मेले में, तीसरी कसम लिखिए, फारबिस फारबिसगंज के मेले में फारबिसगंज के मेले में नौटंकी की नर्तकी, नौटंकी की नर्तकी नौटंकी की नर्तकी नहीं बिठाने की कसम, नहीं बिठाने की कसम। ये 3 कसम ली थी किसने? हीरामन ने। पहली कसम क्या थी? चोर बाजारी का माल नहीं ढोने की कसम, कि अब चोर बाजारी का माल मैं नहीं ढोऊंगा। दूसरी कसम, बांस की लदनी को नहीं लादूंगा। फारबिसगंज के मेले में नौटंकी की नर्तकी को अपनी गाड़ी पर नहीं बिठाऊंगा। आइए एक बार इस पेज को रिपीट कर लेते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठुमरी में कौन कौन सी कहानी संकलित है? 3 बिंदियां, रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्यलीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का शकुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम। आदिम रात्र की महक में कौन कौन सी संकलित है? आदिम रात्र की महक 1967 में है। इसमें संकलित कहानियां हैं सौंदिया, जाहिद अली, टेबुल, अक्ल और भैंस। अग्निखोर में 1973 में है। इसमें कौन कौन सी संकलित हैं? अग्निखोर, रेखाएं, रेखाएं भित्ति चक्र, भित्ति चित्र की मयूरी, शीर्षकहीन, अग्नि संचारक। उसके बाद इनकी अन्य चर्चित कहानियां कौन सी हैं? ये ऊपर लिखी गई कहानी चर्चित है, इसके अलावा हमने केवल इसमें 4 कहानी या 5 कहानी को ही सम्मिलित किया है। गप का शीर्षक जलवा, कस्बे की लड़की, रत्नी, जैव। फिर इनके एक एक रचनाओं के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1957 में है। इसके संपादक कौन है? नर्मदेश्वर है। अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई है। हीरामन एवं हीराबाई के प्रेम का चित्रण है। इसमें कथा का क्षेत्र पुड़िया जिला है। हीरामन द्वारा ली गई 3 कसम की चर्चा की हमने। कौन सी कसम थी वो? पहली कसम थी चोर बाजारी का माल नहीं ढोने की कसम, और दूसरी कसम बांस की लदनी नहीं लादने की कसम, तीसरी फारबिसगंज के मेले की नर्तकी को नहीं बिठाने की कसम। 3 कसम इन्होंने खाई थी। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। लिख लिया दोस्तों? चलो आगे देखते हैं। अगली कहानी है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम। इसमें एक औरत को नौटंकी देखने का
बड़ा शौक था। कहानी बताने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। चलो लिख लीजिए, चर्चा फिर कभी हो जाएगी। लाल पान की बेगम कब है? 1956 में। कैसी कहानी है ये? आंचलिक कहानी। आंचलिक कहानी। इसके बारे में बात करें तो बिरजू की माँ मेले में बिरजू की माँ मेले में नाच देखने की इच्छा नाच देखने की इच्छा और उसमें बाधा आदि का चित्रण और उसमें बाधा आदि का चित्रण। कहने का मतलब ये है कि बिरजू की माँ को नाच देखने की बहुत प्रबल इच्छा थी और वो नाच देखना चाहती थी। उस नाच देखने के बीच में ढेर सारी बाधाएं आती है और बहुत रात का समय हो जाता है और उनको लगता है कि अब वो मेले में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए वो क्या करती हैं, लाल पान की बेगम का रूप धारण करके मेले में पहुंच जाती है। बाधा आदि का चित्रण। बिरजू की माँ अंत में बिरजू की माँ अंत में लाल पान की बेगम बन जाती है। लाल पान की बेगम बन जाती है। बिरजू की माँ अंत में लाल पान की बेगम बन जाती है। इसमें क्या है? ममत्व, आशा, निराशा का चित्रण। ममत्व, आशा, निराशा का चित्रण। अगली कहानी है रसप्रिया। ये दो हो गई। 3 नंबर पर रसप्रिया। रसप्रिया का समय 1955। आंचलिक कहानी है। ये कैसी कहानी है? आंचलिक कहानी। आंचलिक कहानी। मुख्य पात्र इसका कौन है? मृदंगिया है। मुख्य पात्र की बात करें तो कौन है मुख्य पात्र? मृदंगिया इसका मुख्य पात्र है।
बिहार पुड़िया एवं सहरसा। बिहार पुड़िया एवं सहरसा अंचल का चित्रण। अंचल का चित्रण। गांव की बदतर स्थिति का चित्रण। गांव की बदतर स्थिति का चित्रण। गांव की बदतर स्थिति का चित्रण किसमें है? रसप्रिया में। आंचलिक कहानी है, मुख्य पात्र मृदंगिया है। बिहार पुड़िया एवं सहरसा अंचल का चित्रण। गांव की बदतर स्थिति का चित्रण। पंचलाइट। अगली कहानी है पंचलाइट। पंचलाइट की बात करें तो ये 1959 में है और आंचलिक कहानी ये भी है, टूटते मानवीय मूल्यों का चित्रण। इसमें क्या है? टूटते मानवीय मूल्यों का चित्रण। टूटते मानवीय मूल्यों का चित्रण। ठेस की बात करें तो ठेस इनकी कहानी है। इस कहानी में कला के प्रति इस कहानी में कला के प्रति इस कहानी में कला के प्रति सम्मान का चित्रण। सम्मान का चित्रण। अब मुख्य पात्र सिरचन है। मुख्य पात्र की बात करें तो कौन है? सिरचन। भित्ति चित्र की मयूरी। भित्ति चित्र की मयूरी अगली कहानी है इनकी। धरती अपनी संस्कृति के प्रति धरती और अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम भाव का चित्रण। प्रेम भाव का चित्रण। धरती अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम भाव का चित्रण। मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र की बात करें
तो इसका मुख्य पात्र फूलवती। फूलवती। थोड़ा सा अंधेरा हो गया है दोस्तों, लाइट जला ले। अब दिखाई दे रहा है। लाल पान की बेगम 1956 में आंचलिक कहानी। बिरजू की मां मेले में नाच देखने की इच्छा और बाधा आदि का चित्रण। बिरजू की मां अंत में लाल पान की बेगम बन जाती है। ममत्व, आशा, निराशा का चित्रण देखने को इसमें मिलता है। रसप्रिया ये भी आंचलिक कहानी है। मुख्य पात्र मृदंगिया है। बिहार, पुड़िया एवं सहरसा अंचल का चित्रण है। गांवों की बदतर स्थिति का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। पंचलाइट की बात करें, टूटते मानवीय मूल्यों का चित्रण है। ठेस, इस कहानी में कला के प्रति सम्मान का चित्रण दिखाया गया है। भित्ति चित्र की मयूरी में क्या है, धरती और अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम भाव का चित्रण इसमें दिखाया गया है। इसका मुख्य पात्र कौन है, फूलवती है। तो आइए देखते हैं। अगले कहानीकार हैं शिव प्रसाद सिंह। कौन है, शिव प्रसाद सिंह। आइए इनके विषय में देखते हैं। जन्म की बात करें 1928 ईस्वी, जलालपुर बनारस। जन्म कब हुआ, 1928 ईस्वी, जलालपुर बनारस। जलालपुर बनारस। और इनका निधन 1988 में हुआ। निधन कब हुआ, 1988। कहानी संग्रह इनका कौन कौन सा है, आइए देखते हैं। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह। चलो देखते हैं। आर पार की माला, आर पार की माला। और ये कब है, ये है 1955 में। कर्मनाशा की हार 1958 में। कर्मनाशा की हार 1958 में। इन्हें भी इंतजार है, इन्हें भी इंतजार है, इन्हें भी इंतजार है 1961 में। मुर्दा सराय 1966 में। मुर्दा सराय, और ये कब है, 1966 में। अंधेरा हंसता है 1975 में। अंधेरा हंसता है, अंधेरा हंसता है कब है, 1950।
अंधेरा हंसता है 1975 करिएगा दोस्तों। कब है? 1975 में। अंधेरा हंसता है 1975 में। आर पार की माला 1955 में। कर्मनाशा की हार 1958 में। इन्हें भी इंतजार है 1961। मुर्दा सराय 1966। अंधेरा हंसता है 1975। भेड़िया 1977। भेड़िया कब है? 1977 में। मुर्दा सराय लिखा है नीचे जो लिखा गया है। ठीक। शिव प्रसाद सिंह का जन्म 1928 ईस्वी, जलालपुर बनारस। निधन 1988 ईस्वी। कहानी संग्रह कौन सा है? आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िया। आर पार की माला कब है? 1955 में। कर्मनाशा की हार 1958 में। इन्हें भी इंतजार है 1961 में। मुर्दा सराय 1966 में। अंधेरा हंसता 1975 में। भेड़िया 1977 में। किसका है ये कहानी संग्रह? शिव प्रसाद सिंह का। इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। लाल पान की बेगम 1956 में। आंचलिक कहानी। बिरजू की मां, मेले में नाच देखने की इच्छा और बाधा आज का चित्रण। बिरजू की मां अंत में लाल पान की बेगम बन जाती है। ममत्व, आशा निराशा का चित्रण है। रसप्रिया 1955 में है। आंचलिक कहानी। मुख्य पात्र मृदंगिया है। मुख्य पात्र इसका कौन सा है? मृदंगिया। बिहार, पूर्णिया एवं सहरसा अंचल का चित्रण। गांव की बदतर स्थिति का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। पंचलाइट 1959 में है। टूटते मानवीय मूल्यों का चित्रण। ठेस, इस कहानी में कला के प्रति सम्मान का चित्रण है। मुख्य पात्र सिरचन है। भित्ति चित्र की मयूरी। धरती, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम भाव का चित्रण। मुख्य पात्र फूलवती है। उसके बाद अगले कहानीकार है शिव प्रसाद सिंह। जन्म की बात करें तो जन्म 1928 ईस्वी, जलालपुर बनारस, और निधन 1988 ईस्वी। कहानी संग्रह कौन सा है? आर पार की माला 1955 में। कर्मनाशा की हार 1958 में। इन्हें भी इंतजार है 1961 में। मुर्दा सराय 1966 में। अंधेरा हंसता है 1975 में। भेड़िया 1977 में। तो आप लोग दोस्तों लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अभी दो कहानीकार बचे हुए हैं ग्रामीण में, अब उनको हम लोग कंप्लीट करके तभी क्लास को समाप्त करेंगे। हो गया? इतना लिख लिए? चलो, दो कहानीकार हम लोगों ने देख लिया, दो कहानीकार और देखेंगे। तो अगले कहानीकार हैं मार्कंडेय। जन्म 1930 ईस्वी, निधन 2010। जन्म 1930 ईस्वी, निधन 2010।
निधन कब हुआ? 2010। कहानी संग्रह कौन सा है? कहानी संग्रह की बात करें तो कौन सा है? पान फूल 1954। पान फूल कब है? 1954 में। पत्थर और परछाइयां। पत्थर और परछाइयां। पत्थर और परछाइयां 1956 में। महुए का पेड़ 1957 में। महुए का पेड़ 1957 में। हंसा जाई अकेला 1957 में। हंसा जाई अकेला कब है? 1957 में। भूदान 1958 में। भूदान 1958 में। माही 1962 में। माही कब है? 1962 में। बीच के लोग 1975 में। बीच के लोग और ये कब है? 1975 में। पान फूल 1954 में। पत्थर और परछाइयां 1956 में। महुए का पेड़ 1957 में। हंसा जाई अकेला 1957 में। भूदान 1958 में। माही 1962 में। बीच के लोग 1975 में। ये किसका कहानी संग्रह है? मार्कंडेय का। अगले कहानीकार हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी जन्म 1932 ईस्वी, अल्मोड़ा उत्तराखंड। जन्म 1932 ईस्वी, अल्मोड़ा उत्तराखंड। कहानी संग्रह कौन सा है इनका? कहानी संग्रह कोसी का घटवार। कोसी का घटवार और ये कब है? ये है 1958 में। साथ के लोग साथ के लोग 1978 में।
हलवाहा 1981 में। हलवाहा कब है? 1981 में। कोशिका घटवार 1958 में। 7 के लोग 1978 में। हलवाहा 1981 में। मेरा पहाड़, मेरा पहाड़ 1989 में। चौरंगी बीमार है। चौरंगी कहीं कहीं किसी किसी किताब में आपको नौरंगी मिलेगा। ठीक, चौरंगी बीमार है के बजाय नौरंगी बीमार है। ठीक, चौरंगी बीमार है। और कब है ये? 1990 में। चाहे चौरंगी आए चाहे नौरंगी आए, आप लोग शेखर जोशी को करिएगा। ठीक, 1990। चौरंगी बीमार है 1990। डागरी वाले, डागरी वाले 1994। कोशिका घटवार 1958 में। 7 के लोग 1978 में। हलवाहा 1981 में। मेरा पहाड़ 1989 में। चौरंगी बीमार है 1990। डागरी वाले 1994। इतना आप लोग लिख लीजिए। आइए इस पेज को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। मार्कंडेय की बात करें तो जन्म 1930 ईस्वी, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बरई, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जन्म निधन इनका, इसलिए हमने नहीं लिखवाया। जन्म 1930 में, निधन 2010 में। समय, जन्म का समय इसलिए लिखवा दिया हूं ताकि अगर क्रम से क्वेश्चन पूछे कि इसको आरोही क्रम में सेट करिए तो आप लोग को पता रहे कि मार्कंडेय का जन्म कब हुआ, 1930 में। और जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। बरई, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। कहानी संग्रह कौन सा है इनका? पान फूल, पत्थर और परछाइयां, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, माही, बीच के लोग। पान फूल कब है? 1954 में। पत्थर और परछाइयां 1956 में। महुए का पेड़ 1957 में। हंसा जाई अकेला 1957 में। भूदान 1958 में। माही 1962 में। बीच के लोग 1975 में। शेखर जोशी की बात करें तो इनका जन्म 1932 ईस्वी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हुआ। कहानी संग्रह कौन सा है? कोशिका घटवार 1958 में। 7 के लोग 1978 में। हलवाहा 1981 में। मेरा पहाड़ 1989 में। चौरंगी बीमार है 1990 में। डागरी वाले 1994 में। तो कौन कौन सा कहानी संग्रह है? कोशिका घटवार, 7 के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, चौरंगी बीमार है, डागरी वाले। किसका है? शेखर जोशी का। समय के साथ एक बार देख लें। कोशिका घटवार 1958 में। 7 के लोग 1978 में। हलवाहा 1981 में। मेरा पहाड़ 1989 में। चौरंगी बीमार है 1990 में। डागरी वाले 1994 में। चलिए आप लोग इतना लिख लीजिए। हो गया दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नई कहानी को हमने दो भाग में विभाजित किया था। एक भाग था ग्रामीण अंचल की कहानियां, दूसरी थी नगर बोध की कहानियां। तो ग्रामीण अंचल में जो सम्मिलित कहानीकार थे उनका हमने जो ट्रिक बताया था क्या था, फाड़े शिव मारे शेखर। तो ये आरोही क्रम से भी लगाने को आपको काम देगा। फाड़े शिव का मतलब क्या हो गया, फाड़े का मतलब हो गया फणीश्वर नाथ रेणु, शिव का मतलब हो गया शिव प्रसाद सिंह, मारे मतलब मार्केंडे, और शेखर का मतलब हो गया शेखर जोशी। ये इनका आरोही क्रम भी है और याद करने का सबसे आसान तरीका है कि नई कहानी में जो ग्रामीण में चलते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, फाड़े शिव मारे शेखर। तो इसमें 4 कहानीकार थे, हमने चारों को देख लिया है। अब हम लोग आगे देखेंगे नगर बोध की कहानी, लेकिन आज नहीं देखेंगे, अब हम उनको कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास दोस्तों यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत उपयोगी क्लास है। इसको देखिए, नोट्स बनाइए, देखना आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, जिन भाई बंधुओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।